हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स करवा दिए हैं, मेरे हिसाब से आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि देखो, जिस तरीके से अपने बात करते हैं कि प्रकृति के अंदर है ना, जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ने एकदम से चुंबकत्व का गुण क्यों छेड़ दिया, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो चुंबकत्व के गुण के आधार पर ही है। तो ठोसों के अंदर अगर हम चुंबकत्व के गुण की बात करें तो चुंबकत्व के जो गुण होते हैं वो आपके कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठोसों के अंदर अगर हम चुंबकत्व गुण की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति के अंदर है ना, जितने भी तत्व होते हैं उनमें कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब ये चुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्रकृति में जितने भी तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनता है और परमाणुओं के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो उनके अंदर चुंबकत्व के गुण के कारण का उत्तरदायी होते हैं। क्लियर बात? तो इस चीज को समझना। तो हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं हम। धातुओं में नहीं, अपने ठोसों में चुंबकत्व गुण की बात करें। ठोसों में चुंबकत्व गुण। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखो, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, परमाणु है, और ये बिल्कुल बीच के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, जो किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। पता है आपको? अब देखो, यहाँ पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? इसके कक्षक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक के चारों ओर, अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे हम बोलते हैं कक्षीय गति। क्या बोलते हैं? कक्षीय गति। अब ये जो कक्षीय गति पाई जा रही है इसके कारण चुंबकत्व का गुण भी उत्पन्न होता है। एक और गति पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं चक्रण गति। अब ये चक्रण गति कैसे होती है कि जैसे मान लो ये आपके पास क्या है? परमाणु, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपका क्या है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से अपने एक्सिस पर भी घूमता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? चक्रण गति। जिसे अपने क्या बोलते हैं? चक्रण गति। तो इन दो कारणों से भी इसमें किसका गुण पाया जाता है? चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। देखो, जैसे हम ज्योग्राफी पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर क्या पाया जाता है? आपका सन, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जो सन है इसके चारों तरफ जो हमारा पृथ्वी है और अदर जितने भी ग्रह है वो क्या करते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? आपका अर्थ है। अब ये अर्थ जो है वो क्या करता है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और कितने टाइम में चक्कर लगा लेता है? पूरे 1 साल के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। अब ये तो है कि भाई वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर बात? अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जो चक्रण गति है उसकी अगर हम बात करें तो जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पर भी इस तरीके से क्या करता है? रोटेशन करता है, घूमता है। मान लो ये अर्थ है, एक तो ये अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, साथ ही साथ वो इस तरीके से भी रोटेट करता है। इस तरीके से रोटेट कब करता है? और इस तरीके से रोटेट करने से क्या होता है? तो आपको ध्यान होगा कि पृथ्वी जो है जब इस तरीके से एक रोटेट पूरा कर लेती है, एक अपना घूर्णन पूरा कर लेती है, तो वो घूर्णन कितने टाइम में पूरा करती है? वो घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में, जिससे हमारे दिन रात तय होते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल समझाने के लिए था, कंपेयर करके बता रही थी, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आपने पढ़े हुए हैं बचपन में, तो ये समझ जल्दी आएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी लगाती है। उसी प्रकार ये अपने अक्ष पर भी क्या करते हैं, इस तरीके से रोटेट करने का काम करते हैं, जैसे कि आपका
पृथ्वी करता है। क्लियर बात। तो ये जो दो गुण पाए जाते हैं, कक्षीय गति और चक्रण गति, इन दोनों के कारण किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। तो ये तो थी बेसिक बातें कि चुंबकत्व का गुण क्यों उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे कि चुंबकत्व का जो गुण है वो कौन कौन से हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब देखो, ठोसों में जो चुंबकत्व का गुण है वो आप पढ़ोगे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ोगे? 5 टाइप्स के। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? तो सबसे पहला जो है वो आपका प्रतिचुंबकीय। पहला कौन सा आपका? प्रतिचुंबकीय। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अनुचुंबकीय। तीसरा प्रकार है इसके अंदर लोह चुंबकीय। फोर्थ प्रकार है आपका प्रतिलोह चुंबकीय। और जो आपका लास्ट है 5th नंबर, वो है आपका फेरी चुंबकीय। क्लियर बात। तो ये तो हो गए 5 प्रकार जो कि ठोसों के अंदर पाए जाते हैं चुंबकत्व के कारण, चुंबकत्व के जो प्रकार है वो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये तो जो प्रकार है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर है, बाकी वाले जो है वो आयनों के आधार पर है, उनके डोमेनों के आधार पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय के बारे में। अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित रूप से पाए जाते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है? एंटी चुंबकीय, यानी हम यूं बोल सकते हैं जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जा रहा। ठीक है, आप बोलोगे कौन से परमाणु में चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता और क्यों नहीं पाया जाता? तो देखो, जो आपके पास परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होना तो उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन युग्मित किस तरीके से होते हैं। मान लो कि आपके पास कोई भी आपने तत्व ले लिया, ठीक है, अब मान लो उसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो इस तरीके से भरोगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ये जो एक तो अप डायरेक्शन में होता है और एक आपका डाउन डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है जो अप डायरेक्शन वाला है, जिसे अपने बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से घूर्णन करता है। क्लियर। लेकिन जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कौन सा होता है? डाउनवर्ड होता है, यानी अपने बोल सकते हैं जो आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपने यूं बोल सकते हैं ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब आप देखोगे कि ये जो दोनों डायरेक्शन है बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, जिस कारण से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रतिचुंबकीय वाला समझ आ गया होगा। दोबारा सुन ले, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो युग्मित होते हैं, और युग्मित होने के कारण आपको पता है युग्मित के अंदर क्या होता है कि एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो कैसे रोटेट करता है? वो रोटेट करता है आपका क्लॉकवाइज, और दूसरा कैसे रोटेट करता है? आपका एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। इस कारण से जो आपके पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, और ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं NaCl, आप ले सकते हैं बेंजीन, आप ले सकते हैं शर्करा। ठीक है, तो ये वे पदार्थ है जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका 2nd नंबर वाला, जिसे अपने बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ।
अब देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इनमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब इनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, तो पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित, यानी इसमें आपके इलेक्ट्रॉन कभी भी जोड़े के रूप में नहीं होंगे, युग्म के रूप में नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करे, चाहे वो क्लॉकवाइज करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे, तो उसके प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके कारण इसमें विद्युत धारा कह रही हूँ, इस कारण से इसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये दुर्बल रूप से चुंबकत्व का गुण रखते हैं। अब ये दुर्बल रूप से क्यों रखते हैं, क्योंकि एक आधे इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे इस क्या कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्या है, कि एग्जाम्पल के रूप में समझना कि ये आपके पास चुंबक है, ठीक है। अब इस चुंबक के साथ आपने क्या कर दिया, एक लोहे की कील लगा दी, ठीक है। अब इस चुंबक के कारण उस लोहे की कील में भी चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, वो चिपक जाएगा इससे। फिर आपने उस लोहे की कील के साथ भी एक और लोहे की कील लगा दी, तो अगर ये वाला चुंबक इस वाले कील के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कील के साथ दूसरा जो कील है वो भी जुड़ जाएगा। किस कारण से, क्योंकि उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। लेकिन जैसे आप इस वाले कील से इसको लोहे का मतलब कील को हटा दोगे इस चुंबक से, तो जो दूसरा आपने जोड़ा था ना वो भी गिर जाएगा। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ था वो एक रूप से दुर्बल था। दुर्बल होने के कारण चुंबकत्व को हटाते ही जो मेरे पास चुंबक था उसको हटाते ही इसमें भी चुंबकत्व गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ये दुर्बल रूप से इसको क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। ठीक वैसे ही आपके अनुचुंबकीय पदार्थों में होते हैं, चुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न तो होता है लेकिन प्रबल नहीं होता, दुर्बल होता है। चुंबक कारकों को हटाते ही इसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। क्लियर बात। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो Fe+3 ले सकते हो, Fe ले सकते हो, CO ले सकते हो, ठीक है, Ag ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपकी एग्जाम्पल है वो किसके हो जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों के हो जाएंगे। क्लियर बात है। Ag तो ये तो मेरे हिसाब से जो आपका ये टॉपिक है क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब तक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे जो आपके लोहे चुंबकीय है, प्रति लोहे चुंबकीय है या फेरो चुंबकीय है, वो किसके आधार पर है, डोमेनों के आधार पर है। अब डोमेनों के आधार पर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डोमेन किसे कहते हैं वो समझना। डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन कहते हैं आयनों के एक समूह को डोमेन कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल आप यूँ समझो कि मान लो इस तरीके से क्या है, आपके कई सारे आयन हैं, ये सारे आयन जो है इस तरीके से व्यवस्थित है, कुछ इस दिशा में है कुछ इस दिशा में है। मतलब जो आयन है, ये आयनों का जो आपको समूह दिखाई दे रहा है ना, ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया, ये एक अलग समूह हो गया, ये अलग समूह हो गया। तो ये जो समूह होते हैं आयनों के, इसे डोमेन कहा जाता है, ठीक है। जो हम प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय की बात कर रहे थे वो तो हम लेके चल रहे थे केवल इलेक्ट्रॉन के बेस पर अब हम जो बात करेंगे, जितने भी हमारे 3 रह गए पॉइंट, वो सारे के सारे होंगे डोमेनों के आधार पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपका 3rd नंबर पॉइंट है वो है आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ। अब देखो लोहे चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो इनमें चुंबकत्व का गुण कैसे उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर हम डोमेन लेके चलते हैं। अब समझना इस चीज को कि मान लो ये आपके पास डोमेन है, जब इस डोमेन को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से यहाँ है, मान लो कि आपके पास क्या है, इस तरीके से आपने एक चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ठीक है। ये आपने कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र लिया हुआ है और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, ठीक है।
जैसे ही आप इस डोमेन को उठा के यहाँ पे रखोगे तो रखने के बाद क्या होता है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी सभी डोमेनों की दिशा भी वही हो जाएगी और इसमें चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये डोमेन है और आपने इसको कहाँ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो डोमेनों की डायरेक्शन है वो किस अकॉर्डिंग व्यवस्थित हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अकॉर्डिंग। यानी सारे के सारे जो डोमेन होंगे वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे सॉरी, ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। अब देखो इसमें जो आपके आयन पाए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। यानी समझो कि मैंने इस डोमेन की बात की तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से है, इसमें भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से है। मतलब सभी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अप है, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, यानी अपने बोल सकते हैं समांतर व्यवस्थित है। तो कोई भी किसी के प्रभाव को निरस्त नहीं करेगा। जब कोई किसी के प्रभाव को निरस्त नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। अब बात आती है कि लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर भी ये देख रहे थे आप, अनुचुंबकीय पदार्थ में भी ये देख रहे थे, बस फर्क ये है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर लेके चल रहे थे, इसे हम डोमेन के आधार पर लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है वो आपका प्रबल रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, पहले जो हम बात कर रहे थे वो दुर्बल रूप से था, ये आपका क्या है, प्रबल रूप से है। यानी यहाँ पे जो आपका चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है, अगर आप इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल देते हो फिर भी कई सारे आयन्स है ना, तो इस कारण से ये सारे के सारे आयन्स इसमें इस दिशा में समूहित ही रहते हैं और इसमें चुंबकत्व का गुण खत्म नहीं होता, लंबे समय तक बना रहता है। क्लियर बात। तो ये तो था आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ। इसमें भी आपके अनुचुंबकीय पदार्थ वाले एग्जाम्पल आप ले सकते हो, Fe है, CO है, Ni है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ में आ जाएंगे। लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल आपके Fe, CO, Ni। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो 4th नंबर, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। अगर अपने प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इसमें जो आपके डोमेन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट व्यवस्थित होते हैं। कि मान लो किसी की डायरेक्शन जो है अप है तो किसी की डाउन है, किसी की इस अकॉर्डिंग है तो किसी की इस अकॉर्डिंग, यानी ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त। अगर मैं ऐसे समझाऊं, ठीक है, दो अप डायरेक्शन वाले हैं और दो डाउन डायरेक्शन वाले जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आपको पता होगा म्यू जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण को बताता है, यानी किसके अंदर चुंबक की मात्रा कितनी पाई जा रही है वो उसकी वैल्यू जो है हम म्यू से शो करते हैं। ठीक है, तो वो उसका मान प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, 0 होगा। और इसकी एग्जाम्पल जो है आप लिख सकते हो MnO। ठीक है, MnO4, ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब हम बात करेंगे लास्ट में जो है आपका टॉपिक फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इसमें भी आपके डोमेन होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो लोह चुंबकीय के अंदर क्या थे, सारे समांतर थे। प्रति लोह चुंबक के अंदर क्या था, सारे प्रति समांतर थे। लेकिन फेरी चुंबकीय के अंदर क्या होता है कि जो समांतर और प्रति समांतर है उनमें अंतर होता है। यानी समांतर अगर आपके 2 है तो प्रति समांतर आपके 3 हो जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात। मतलब तो फेरी चुंबकीय जो है इसके अंदर बस आप ये डायरेक्शन समझना, आपको ये सारा समझ आ जाएगा। कि जैसे मान लो अप के अंदर कितने हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 दिखाई दे रहे हैं। डाउन के अंदर कितने हैं आपको, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक तो बच गया ना,
समझाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे एक बचा है, बच तो कई सारे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये एक आयन बच गया, इसके कारण क्या होगा, या जो एक डोमेन का पूरा क्षेत्र बच गया, इसके कारण क्या होगा, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। तो ये तो थे। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो अपने बात कर सकते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये इससे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फेरस चुंबकीय के अंदर आपको ध्यान में रखना है, समांतर व प्रति समांतर जो होते हैं वो इनमें अंतर पाया जाता है, जिस कारण कुछ आपके जो आयंस होते हैं, कुछ डोमेन्स जो होते हैं, उनमें चुंबकत्व का गुण रह जाता है, जिस कारण फेरस चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकत्व का गुण रह जाता है। तो यह आज हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो मेरे हिसाब से आपने सारे वीडियोस पहले वाले देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।